नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बुल्लीबाई ऐप मामले में बेंगलुरु का छात्र गिरफ्तार, एक महिला हिरासत में। हिंदू प्रतीकों को लेकर सहारा ले रहे हैं अखिलेश यादव, अयोध्या रैली पर सबकी नजर। मोदी को काला झंडा दिखाने वाली रीता यादव को पैर में गोली मारी। सिद्धू रैलियों में अपनी ओर से करने लगे घोषणाएं, पार्टी नेता नाखुश। और देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है बुल्लीबाई ऐप मामले में। जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक जो घटना हुई कि जिस तरीके से न्यू ईयर्स के दिन मुस्लिम महिलाओं की फोटो को पोस्ट करके और उनकी बोली लगाने का जो प्रकरण सामने आया था, और अभी कुछ ही महीने पहले आपने सुली डील्स नाम से जो प्रकरण देखा था, उसके ठीक 6 या 7 महीने बाद अब बुल्लीबाई ऐप का मामला सामने आया है। और लगातार लोग लिख रहे थे कि जो इसमें आरोपी हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, उस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है। लेकिन बार बार ये मांग उठ रही थी कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो आज मुंबई पुलिस की जो साइबर सेल है उसने 21 वर्ष के एक इंजीनियरिंग छात्र जिसका नाम है विशाल कुमार, उसको सोमवार को बैंगलोर से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ चल रही है और पुलिस को पूछताछ में यह पता चला है कि जो प्रमुख आरोपी है इस बुल्लीबाई ऐप प्रकरण में वो एक महिला है और वो उत्तराखंड की रहने वाली है। उसे हिरासत में लिया गया है और विशाल कुमार जो छात्र जिसको की गिरफ्तार किया गया है वो अभी पुलिस कस्टडी में 10 जनवरी तक रहेगा। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि ये दोनों, विशाल कुमार और ये जो महिला, ये एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया पर इनकी दोस्ती हुई। और ये भी पता चला है कि बुल्लीबाई ऐप के 3 अकाउंट थे महिला के पास और विशाल ने एक अकाउंट खोला था खालसा सुप्रीमेसिस्ट के नाम से और जो बाकी अकाउंट्स थे उनके नाम भी विशाल ने 31 दिसंबर को बदले थे ताकि वो एक सिखों का अकाउंट ऐसा नजर आए। और बाद में वो पता चला कि वो फेक खालसा अकाउंट था होल्डर के नाम पर। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रमुख आरोपी महिला है उसको ट्रांजिट रिमांड पर क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर आया जाएगा और आमने सामने दोनों को बिठाकर, यानी कि विशाल कुमार को और इस महिला को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ होगी। अब ये भी पता लग रहा है कि एक और पुरुष मित्र है इस महिला का और वो अभी फरार है, उसकी खोजबीन चल रही है, उसकी तलाशी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर इस छात्र और इस महिला से ये काम कौन करवा रहा था, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है। क्योंकि अगर एक पैटर्न के रूप में ये चीज सामने नजर आ रही थी कि जो वोकल मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बोली लग रही है, वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जो गिटहब का जो प्लेटफॉर्म है उसने होस्ट किया था बुल्लीबाई का ऐप। और सुली डील्स वाला भी मामला सामने आया था, उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। तो अब ये पता लगाना जरूरी है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है। क्या इसे कोई राजनीतिक ताकतें करवा रही थी, क्या इसके पीछे कोई एक भारी संगठन है जो कि इस काम को कर रही है, इन सारी चीजों का पता लगाया जाएगा। और आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी है, सुली डील्स पर भी जानकारी मांगी है और गिरफ्तारी की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर बुल्लीबाई ऐप के मामले में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आवाज उठी तब प्रेशर बना, तब जाकर लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अभी भी इसका मास्टरमाइंड कौन है ये पता लगाना अभी मुश्किल है। हो सकता है कि आगे पूछताछ हो और इसके बारे में पता चले। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक विशेष समुदाय की महिलाओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि एक पैटर्न है, चूंकि मुस्लिम महिलाएं हैं, पहले नमाज की हम बात करते थे, फिर हिजाब की बात करते थे, बुर्का की बात करते थे और उसके बाद अब मुस्लिम महिलाओं को अटैक किया जा रहा है। तो एक खास समुदाय के ऐसा लग रहा है कि एक पूरा तंत्र है जो इस देश में पीछे पड़ चुका है। और इस लोकतंत्र में ऐसे तंत्र पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा ये शायद सरकार को सोचना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं सोचती तो इससे शर्मनाक बात भारत के लोकतंत्र के लिए शायद नहीं होगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है और वो भी सियासी पिच पर।
और बीजेपी को जो हिंदुत्व का कार्ड है उसकी बैटिंग नहीं करने दे रही है समाजवादी पार्टी। अगर आपने हाल में ही देखा हो तो जिस तरीके से अभी उन्होंने, अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आए थे कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, तो श्री कृष्ण का उन्होंने उल्लेख किया। उसके पहले अगर आपने हाल में देखा हो तो उन्होंने राम राज्य, राम मंदिर, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे थे, खुलकर वो मंदिर भी गए, भगवान की सियासी चर्चा की। और उससे बिल्कुल एक बात साफ है कि बीजेपी को वो अकेले हिंदू कार्ड नहीं खेलने देना चाह रहे हैं, और ये बात समाजवादी पार्टी खेमे में पहले सोची भी नहीं जा सकती थी, जिस एक्सपेरिमेंट को, जिस प्रयोग को इस समय अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी हाल में क्या कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो अब तक राम मंदिर बन गया होता, और एसपी का कोई भी नेता इस स्टेटमेंट को पहले के दौर में शायद नहीं बोल सकता था। अब ये बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में एक रैली करेंगे 9 तारीख को, और उसी दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे। तो अब क्योंकि खुलकर अखिलेश यादव हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि अयोध्या के रामलला का दर्शन करने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जाते हैं नहीं जाते हैं, सबकी नज़र इस पर टिकी होगी। लेकिन कोई अचंभित ये बात नहीं होगी जिस तरीके से खुलकर वो हिंदू कार्ड इस समय खेल रहे हैं। इनफैक्ट जितनी भी पार्टीज हैं वो हिंदुत्व के कार्ड को बराबर खेल रही हैं। अरविंद केजरीवाल, सतीश मिश्रा जो बीएसपी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने भी हाल में रामलला का दर्शन किया था। तो अगर बीजेपी ये सोच रही है कि हिंदू कार्ड खेलना सिर्फ उसका प्रेरोगेटिव है, उसका दायित्व है, तो जो विपक्षी दल हैं वो इस हिंदुत्व के नैरेटिव को ब्लंट कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को ये बात साफ पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनका कहीं भी नहीं जा रहा है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व को वोट साधने के लिए उन्होंने चंडी पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, तो उसी तरीके से अखिलेश यादव भी पश्चिम बंगाल के एक्सपेरिमेंट को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को अखिलेश का जो हिंदुत्व कार्ड है वो कैसे काउंटर करता है। लेकिन बहरहाल अब हिंदुत्व कार्ड खेलने में अखिलेश यादव को कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस पिच पर जो खुलकर बल्लेबाजी हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसमें देखना यह होगा कि मैच कौन जीतेगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर में बात करते हैं उस महिला रीटा यादव की जिसने हाल में मोदी जी की रैली में काला झंडा दिखाया था। जी हाँ, जो 35 साल की रीटा यादव हैं, जिन्होंने अरवल किरी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने काला झंडा दिखाया था। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में। और अब ये खबर आ रही है कि वो जीप से जब अपने घर लौट रही थी तो 3 बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे, उन्होंने रीटा यादव के पैर में गोली मारी और उनको पहले सीएचसी पहुंचाया गया, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। और लेकिन इस घटना से लोग काफ़ी सहम गए हैं कि अगर आप काला झंडा दिखाओगे, अगर आप विरोध करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बहरहाल पुलिस इस मामले पर पूछताछ कर रही है। ये 3 कौन लोग थे, उनके बारे में पता चलेगा कि ये कौन लोग थे। लेकिन जिस तरीके से रीटा यादव के पैर में गोली मारी गई है वो एक अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि अगर आप विरोध करोगे या मोदी जी को अगर आप काला झंडा दिखाओगे तो आपका यही हश्र होगा। यानी कि विपक्ष, यानी कि विरोध के जो सुर हैं, जो लोग उसका झंडा उठाते हैं, जो लोग किसी भी तरीके का विरोध करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही संदेश शायद ये बदमाश देने की कोशिश कर रहे थे। तो रीटा यादव को के पैर में गोली तो लगी है, लेकिन रीटा यादव की आवाज़ को क्या आप चुप करा पाएंगे? और रीटा यादव जैसे ऐसे कई लोग हैं जो कि मोदी जी की रैलियों में झंडा दिखाने की कोशिश करते हैं, झंडा दिखाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वाकई में ये हिम्मत का काम है कि जब पूरी जनता जय जय मोदी के नारे लगा रही है और अगर एक महिला खड़ी होकर काला झंडा दिखाती है तो उसके लिए ये काफ़ी बहादुरी का काम है। लेकिन इस बहादुरी के लिए, इस जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद रखने के लिए उसका क्या हश्र हुआ? उसके पैर में गोली मार दी गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा भारत का जो लोकतंत्र है उसका जो भविष्य है वो कैसा है कि अगर विरोध करोगे तो गोली मार दी जाएगी। इसलिए विरोध का कोई स्पेस अब भारत में नहीं बचा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब बात करते हैं पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की। कल वो एक रैली कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने संबोधन किया और संबोधन के दौरान उन्होंने बड़े बड़े चुनावी ऐलान कर दिए, जैसे कि वो 2,000 रुपये हर महीने पंजाब की सारी महिलाओं को बांटेंगे, 8 LPG सिलेंडर देंगे, जिन लड़कियों ने 5वीं पास किया है उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा, जिन्होंने 10वीं पास किया है उनको 15,000, 12वीं पास करने के लिए 20,000, इसके अलावा स्कूटी, टैबलेट, यहाँ तक कि जो महिला मजदूर है उनको 400 रुपये मनरेगा के तहत मिलेगा और फ्री इंटरेस्ट लोन्स की बात की गई है। तो ये तमाम चुनावी ऐलान बड़े बड़े कर दिए गए और ये ऐलान ठीक उसके पहले आया है जबकि प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, पोल मैनिफेस्टो कमेटी में वो जो मैनिफेस्टो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उस मैनिफेस्टो के बाहर आने से पहले ही नवजोत सिद्धू ने उस मैनिफेस्टो की पोल खोल दी, यानी कि इतनी जल्दबाजी थी नवजोत सिंह सिद्धू को कि उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी का फॉर्मेशन होने के पहले ही सारे ऐलान कर डाले। इससे क्या अंदाजा मिलता है? इससे अंदाजा मिलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जल्दबाजी में है। जल्द से जल्द वो लोगों के बीच अपनी पॉपुलर स्कीम्स को रखना चाहते हैं ताकि अपनी जो उनकी लोकप्रियता है वो बरकरार रहे और चरणजीत सिंह चन्नी कोई क्रेडिट ना ले पाए, क्योंकि बार बार इस बात का उल्लेख किया जाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले 2 या 3 महीनों में वो काम किया है जो पिछले 4 सालों में अमरिंदर सिंह नहीं कर पाए। तो चन्नी को क्रेडिट ना मिले इसलिए उस क्रेडिट लेने की होड़ में इतनी जल्दबाजी थी सिद्धू को कि उन्होंने पार्टी का जो सरप्राइज फैक्टर होता है मैनिफेस्टो में, हर पार्टी का एक सरप्राइज एलिमेंट होता है उनके मैनिफेस्टो में, उस सरप्राइज एलिमेंट को ही बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पंजाब की सरकार पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। आखिर अगर उनकी सत्ता आ गई, अगर वो सत्ता में आ गई कांग्रेस, तो इन चुनावी वादों को कैसे पूरा करेगी? तो ये ख्याली पुलाव एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पका रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी महिला वोटरों के लिए कितना कुछ यूपी में कर रही हैं और उसी प्रयोग को हम पंजाब में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूपी का मॉडल पंजाब में कैसे इंप्लीमेंट होगा ये उन्होंने नहीं सोचा। इन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा उन्होंने ये नहीं सोचा। लेकिन उनको अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट था जिसके तहत वो उन्होंने इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, वो भी बिना सोचे समझे। तो उन्होंने अपनी नज़र में उन्होंने ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए, जनता की नज़र में उन्होंने ये दिखाया कि देखिए मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, चन्नी जी बाद में आएंगे और बाद में वो सब ऐलान होता रहेगा, मैं आपके लिए ये सारे ऐलान पहले ला रहा हूँ। लेकिन इससे उन्होंने पार्टी का नुकसान ज़्यादा किया है, क्योंकि पार्टी के जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लीडर्स हैं, वो इस समय काफ़ी नाखुश लग रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू से कि ये जो उनकी रणनीति थी कि सारे ऐलान उन्होंने खुद से ही पहले कर दिए और जो पोल मैनिफेस्टो कमेटी थी उसका भी गठन भी नहीं हुआ है, इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। तो अगर पार्टी के नेताओं में नाराज़गी है इस बात को लेकर, तो सिद्धू एकला चलो रे का नारा लगाकर कांग्रेस की नैया पार कराएंगे या फिर कांग्रेस की नैया डुबोएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के केसेस की। जी हाँ, कोरोना के केसेस में काफ़ी उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 37,379 केसेस सामने आए हैं, 124 मौतें दर्ज की गई हैं। और अगर ओमिक्रॉन के मामले केवल दिल्ली में 5,484 नए केसेस आए हैं, 3 मौतें हुई हैं और जो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट है वो 8.37% हो गया है। दिल्ली सरकार ने आज ऐलान किया है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो वीकेंड कर्फ्यू है ये लॉकडाउन नहीं है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ज़रूरत की जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम है, जो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, प्राइवेट ऑफिस के लिए, वो बरकरार रहेगा। सिर्फ ज़रूरत की जो सेवाएं हैं उन्हीं को बहाल रखा जाएगा सैटरडे और संडे के लिए। अरविंद केजरीवाल भी पॉजिटिव हो गए हैं, हालांकि माइल्ड सिम्टम्स उनको हैं। और ज़्यादातर जो दिल्ली के सैंपल्स इकट्ठे हो रहे हैं उसमें 81% केसेस में ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन पाया जा रहा है। तो कितनी तेज़ी से ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन फैल रहा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि बार बार ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कोरोना के काल का अंत हो सकता है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये लंग्स को डैमेज नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से अगर हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो फिर सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद इस पैंडेमिक का अंत हो जाएगा, यानी कि हम एंडेमिक स्टेज में चले जाएंगे। तो लेकिन अभी भी बहुत सारा शोध इस पर चल रहा है
और माइल्ड सिम्टम्स अभी तक यही बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना ही होगा, वरना मुसीबतें हो सकती हैं। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।